नमस्कार, आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया और मैं हूं राहुल तिवारी। आज इस खास सेगमेंट में हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक इंटरव्यू की जो उन्होंने फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार को दिया है। निश्चित रूप से देश भर में इस इंटरव्यू को जिस तरह से प्रचारित किया गया है, जिस तरह से प्रसारित किया गया है और इसे एक गैर राजनैतिक साक्षात्कार का नाम दिया गया है, इसके सभी पहलुओं पर बातचीत करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। उससे पहले एक दो बातें और एक दो खबरें और आपको बता देता हूं जो भी ज़रूरी है आपके लिए और जानना चाहिए आपको कि आखिरकार लोकसभा चुनाव के इस समर में जब भीषण गर्मी के बीच प्रत्याशी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, अपनी जीत हार को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, पैर छू रहे हैं, मान मुनव्वल कर रहे हैं, मनुहार कर रहे हैं, ऐसे में नेताओं की ज़बान पर लगाम लगाना भी ज़रूरी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे और चोरहट विधानसभा से चुनाव हारने वाले नेता अजय सिंह यानी कि राहुल भैया विधानसभा चुनाव में अपनी जीत को लेकर बड़े आश्वस्त थे, लेकिन कहीं ना कहीं राजपूत ब्राह्मण समीकरण सही नहीं बैठे और राहुल भैया यानी कि अजय सिंह चुनाव हार गए। इसके बाद अजय सिंह ने सोचा कि राजनीति में बने रहने के लिए अब कुछ तो ज़रूरी है, लिहाजा वे सीधी लोकसभा सीट से इस बार लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे। इससे पहले भी सांसद रह चुके हैं, लिहाजा दावेदारी बनती है, वरिष्ठ नेता हैं। अब चुनावी सभा में गए, लोगों के बीच पहुंचे और लोगों को संबोधित करते हुए कुछ बोल गए जिससे कि उनकी सभी दूर आलोचना हो रही है। निश्चित रूप से राजनीति में मर्यादा ज़रूरी है और जब आप वरिष्ठ नेता हैं आपको सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। सीधी से सांसद हैं रीति पाठक, जो एक महिला हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं और सांसद भी हैं। उनके बारे में बोलते हुए अजय सिंह ने कहा कि इस बार वे हार जाएंगी क्योंकि पहले मोदी लहर में वे जीत गई थी, जीतने के बाद आपके बीच कभी उनका आना नहीं हुआ है और हमने इन्हें जो है इस्तेमाल करके देख लिया है, ये ठीक माल नहीं है। ठीक माल क्या होता है? ठीक माल क्या और क्या किसी महिला के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है? बाद में आप बहुत सारे तर्क देंगे, बहुत सारे जब मीडिया आपके पीछे होगा, सवाल पूछे जाएंगे तो आप निश्चित रूप से कहेंगे कि वो तो भावावेश में आकर दिया गया बयान है, यहाँ माल से तात्पर्य किसी इस तरह की चीज़ से था, वो किसी महिला को लेकर नहीं था, आमतौर पर इस तरह की ज़बान तो हमारी होती ही है। ये तर्क दिए जाएंगे, लेकिन ये तर्क किसी भी रूप में नामंजूर हैं और ये तर्क कहीं भी आप जैसे नेताओं को शोभा नहीं देते हैं। निश्चित रूप से अगर आप ये दावा करते हैं कि आप जनता के प्रतिनिधि हैं, यदि आप ये दावा करते हैं कि आप कद्दावर और वरिष्ठ नेता हैं, यदि आप ये दावा करते हैं कि आप जनता की सेवा के लिए राजनीति में आए हैं, तो आपको अपने शब्दों पर भी लगाम लगानी चाहिए। एक और खबर, दिल्ली की उत्तर पश्चिम सीट पर जहां कल एक विवाद था, हमने आपको बताया भी था कि इस सीट से भाजपा ने हंसराज हंस, जो एक गायक हैं, सूफी गायक है, उन्हें टिकट दिया है। उदित राज, जिन्होंने अपने दल का विलय भाजपा में किया था 2014 में, वे इससे नाराज हुए और आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस में आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर नेता एक दूसरे दल में आना जाना कर सकता है और चलता रहता है। रवायत है एक कि राजनीति में जब नेता संतुष्ट नहीं होते हैं तो वे दूसरे दलों का हाथ थाम लेते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा आरोप जो उन्होंने कांग्रेस में जाने के बाद लगाया, उस आरोप को लेकर उनकी चर्चाएं हुई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर सीधे तौर पर ये आरोप लगाए कि जो नेता भाजपा में चुप रहते हैं, चाहे दलित हो या कोई भी हो, उनका पार्टी कहीं ना कहीं ख्याल रखती है, सम्मान करती है और जो बोलता है उसे ठिकाने लगा देती है। और ये विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी पर सबसे बड़ा आरोप है। उदित राज यहाँ नहीं रुके, उन्होंने आगे और कहा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसका एक उदाहरण है, महामहिम है, देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन अब उन्होंने अपनी बातों बातों में उन्हें भी लपेटा। उन्होंने कहा कि मैं भी दलित था, वो भी दलित थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में अपना बायोडाटा लेकर वो मेरे पास आए थे कि मेरा कुछ कीजिए, अर्थात मुझे कहीं से टिकट दिलवाइए, जबकि उस समय वे उदित राज खुद भाजपा से टिकट प्राप्त कर चुके थे और उनके कैंडिडेट थे। फिर उदित राज ने कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने को टिकट नहीं दिया गया भाजपा में, लेकिन फिर भी वे शांत रहे, चुप रहे। लिहाजा उसका परिणाम हुआ कि उन्हें पार्टी ने एक मौका दिया, ऑबलाइज किया और ऑबलाइज करते हुए राष्ट्रपति की पदवी से नवाजा।
ये बहुत बड़ा आरोप है जो उदित राज ने लगाया है। इस आरोप में सच्चाई क्या है, इस पर जब बहस होगी, जब जांच होगी या किसी से कोई आपत्ति आएगी, तब इसकी सच्चाई निकलकर सामने आएगी। लेकिन फिर भी एक बड़ा आरोप था। फिर से लौटते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस साक्षात्कार पर। अभिनेता अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू लिया, जिसका ट्विटर पर वे कल ही ऐलान कर चुके थे, घोषणा कर चुके थे कि मैं प्रधानमंत्री का इंटरव्यू ले रहा हूं। उन्होंने उसकी कुछ क्लिपिंग्स भी डाली थी। आज या कल आधी रात के बाद से ही वो इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, प्रचारित किया गया, एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि प्रधानमंत्री का अब तक का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक इंटरव्यू है जिसे अभिनेता अक्षय कुमार ने लिया है। इसके बाद जितने भी समाचार चैनल थे जो हमेशा से भीड़ की पत्रकारिता करते हैं, उन लोगों ने धड़ल्ले से इस इंटरव्यू को एक के बाद एक अपने चैनल्स पर दिखाना शुरू किया। इसके दो फायदे थे। एक फायदा तो ये कि कम से कम 1 घंटे के आसपास का ये पूरा पैकेज था, जिसे कोई भी व्यक्ति रुककर देखेगा ही देखेगा, और इससे चैनल्स की टीआरपी काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ सकती है। विज्ञापन ज़्यादा आएंगे, दूसरे जो हित होते हैं वो रहेंगे, साथ ही साथ एक जो फिलर होता है, एक स्पेस होता है एयर में जहाँ कुछ ना कुछ दिखाना ज़रूरी होता है, उस स्पेस को इस इंटरव्यू से आसानी से भरा जा सकता था। लिहाजा इंटरव्यू सभी दूर देखने को मिला। सुबह सवेरे लोग टीवी के सामने बैठे हैं और प्रधानमंत्री जी का गैर राजनीतिक इंटरव्यू देख रहे हैं। गैर राजनीतिक क्यों? क्योंकि कहा यह गया कि इस इंटरव्यू में ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा जो राजनीति से जुड़ा हुआ है या जिसमें राजनीतिक बातचीत आती हो, चुनाव से जुड़ी बातचीत आती हो, और बस प्रधानमंत्री जी से उनके निजी जीवन के बारे में सवाल जवाब किए जाएंगे। सबसे पहली समझने वाली जो बात है वो ये है कि एक व्यक्ति, एक शख्सियत जो भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी शख्सियत हो, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के किसी भी संसदीय प्रणाली के सबसे बड़े शख्स हैं, उनसे लिया जाने वाला इंटरव्यू गैर राजनीतिक कैसे हो सकता है? इमेज बिल्डिंग नाम का एक शब्द होता है मीडिया में और पब्लिक रिलेशन के क्षेत्र में, पीआर के क्षेत्र में, जिसे हमेशा से कई टर्म में इस्तेमाल किया जाता है, कई तरीके से इस शब्द को भुनाया जाता है, और लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि किसी की छवि को बनाने के लिए विज्ञापन कंपनियां या पीआर कंपनियां किस तरह से उन्हें ऑपरेट कर सकती हैं। लोग सीधे होते हैं, निश्चित रूप से भावनाओं में बहते हैं, और यहीं आकर किसी व्यक्ति की जो कोई शख्स है उसे शख्सियत में ये एजेंसियां तब्दील कर देती हैं। हमने इस इंटरव्यू का एनालिसिस किया और हमें काफ़ी हद तक ये इंटरव्यू सिर्फ किसी पीआर एजेंसी द्वारा प्रमोट किया गया एक ऐसा कैंपेन है या ऐसा कैंपेन दिखा जो प्रधानमंत्री जी की छवि को और मजबूत बनाने के लिए लिया गया है। साफ तौर पर कैसे? बहुत सारे सवाल थे। निश्चित रूप से एक भी सवाल राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन हर सवाल में जो बात सामने आ रही थी वो कहीं ना कहीं यही प्रचारित करती है कि देश में केवल एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत काम करते हैं, जो बहुत अच्छा संबंध रखते हैं, जिनकी राजनीति में किसी से द्वेष और बैर नहीं है, और जो सब अच्छा करते हैं। 2-3 सवाल हैं मेरे पास, मैं बताता हूँ। एक सवाल अक्षय कुमार जो अभिनेता हैं उन्होंने पूछा कि आप ट्विटर, इंस्टाग्राम इन्हें हैंडल करते हैं, देखते हैं या इनका इस्तेमाल करते हैं, और यदि आप करते हैं तो बहुत सारे मीम हैं, बहुत सारे जोक्स हैं जो आपके ऊपर बनाए जाते हैं, आपके सहयोगी अमित शाह हैं उन पर बनाए जाते हैं, आपकी पार्टी के नेताओं, आप कैसा रिएक्ट करते हैं? प्रधानमंत्री जी का जवाब था कि मैं देखता हूँ, सोशल मीडिया देखता हूँ, और मैं ये भी देखता हूँ कि आपकी पत्नी भी अगर मुझ पर गुस्सा निकालती हैं तो निश्चित रूप से आप उससे बच जाते होंगे, और मैं इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानता। कई लोग मुझ पर मीम बनाते हैं तो मैं क्रिएटिविटी को देखता हूँ उसके अंदर, क्रिएटिविटी यानी कि लोग कितना अच्छा कर रहे हैं, मजाक उड़ाने का जो एक नया तरीका है उसको भी कितने अच्छे से लोग कर पा रहे हैं। तो मैं तो क्रिएटिविटी देखता हूँ और मैं कतई इस बात का बुरा नहीं मानता। मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे मुझे बुरा नहीं लगता। बिल्कुल सही कहा प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी जिस स्टेज पर हैं और जो उनका लेवल है, निश्चित रूप से मीम बनाने वालों को और उनका मजाक उड़ाने वालों को, एक एक व्यक्ति को जाकर प्रधानमंत्री सीधा सीधा जवाब नहीं दे सकते कि उन्हें अच्छा लगा या बुरा लगा। लेकिन इसके ठीक बाद दूसरे लोग कौन? कथित भक्त लोग या ट्रोल सेना जो पूरे देश में बराबरी से फैली हुई है,
पश्चिम से पूरब तक, उत्तर से दक्षिण तक, हर शहर, हर नगर, हर गली में ये लोग पाए जाते हैं जो बाद में प्रधानमंत्री की तरफ से जवाबदारी लेते हैं अपने ऊपर, और इतनी अच्छी जवाबदारी लेते हैं कि जवाबदारी लेने के बाद खुद सक्रिय होते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म होंगे, और फिर उस बेचारे मीम बनाने वाले को, चुटकुला शेयर करने वाले को, पोस्ट कहाँ से बनी इसका जिसको अंदाज़ा भी नहीं होता, जिस व्यक्ति ने सिर्फ उसे शेयर कर दिया, उस व्यक्ति को अपने अपने स्तर पर जाकर समझाते हैं। कोई गाली देता है, कोई धमकी देता है, कोई घर तक पहुँच जाता है, और कहीं कहीं मेरे ख्याल से एक आध दो हमारे इंदौर की भाषा में यदि कहें तो रसीद भी देता होगा एक दूसरे को, उस तरह से रिएक्ट कर लेता है। तो वाकई प्रधानमंत्री जी को कहते हैं उस चीज़ का बुरा नहीं लगता, जिन्हें बुरा लगता है वो लोग उस हिसाब से उस परिस्थिति को हैंडल कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जी को इसे भी रोकना चाहिए। 2-3 सवाल और पूछे अक्षय कुमार ने कि आपकी घड़ी उल्टी क्यों होती है। जाहिर सी बात है, हर इंसान का अपना एक स्टाइल होता है घड़ी या दूसरे जो भी हमारे ऑर्नामेंट्स होते हैं उन्हें पहनने का। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि घड़ी उल्टी इसलिए बांधता हूँ कि जब मीटिंग में बैठता हूँ तो ऐसा घड़ी देखता हूँ तो दूसरे लोगों को बुरा ना लगे, नहीं तो सामने वाला बुरा मान सकता है कि इनके पास समय नहीं है, हम आए। एक तरह से जवाब जो है ये पूरा जवाब ही गलत है कायदे से। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़े व्यक्ति भी हैं, उनका एक एक पल कीमती है। प्रधानमंत्री का जब कोई कार्यक्रम बनता है या सुबह जब उनकी टीम जो है उनका कार्यक्रम निर्धारित करती होगी तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम डिसाइड होता है। प्रधानमंत्री जी इतनी बजे यहाँ आएंगे, उतनी बजे वहाँ जाएंगे, इस बीच वो एयरप्लेन में अगर हैं तो यहाँ से बस लेंगे, बस से कार पकड़ेंगे, प्रधानमंत्री जी का भोजन इस वक्त होगा, उनका नाश्ता इस वक्त होगा, व्यायाम का समय ये है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है निश्चित रूप से जो बड़ी शख्सियतें हैं, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं देश की, तो निश्चित रूप से समय की कमी होती है, काम की अधिकता होती है। उस व्यस्तता के बीच में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मीटिंग करने वाला हो या वो सामान्य रूप से भेंट करने वाला हो या भले ही वो प्रधानमंत्री जी के खास हों या प्रधानमंत्री जी उनके लिए खास हों, इतना ज़्यादा समय लेंगे ही नहीं जिस समय में घड़ी देखने की आवश्यकता महसूस हो। ज़्यादा से ज़्यादा कोई मीटिंग 1 घंटा देरी से जो है ख़त्म हो सकती है, शुरू तो टाइम पे ही होगी। तो इस बीच घड़ी देखने की ज़रूरत या दरकार, या किसी को अगर समय की अधिकता हो रही है तो प्रधानमंत्री की टीम खुद ये बता देती होगी कि अब समय पर्याप्त हुआ, इस मीटिंग को हम ख़त्म करते हैं। तो घड़ी देखने का सवाल उठता नहीं है। बहुत सारे दूसरे सवाल यहाँ सामने आए। एक सवाल और था कि प्रधानमंत्री जी, क्या आपने कभी सोचा था कि आपको देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए? प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा। मैं जिस परिवेश से आता हूँ, मैं जिस माहौल से आता हूँ, वहाँ हम लोग अगर छोटी मोटी सरकारी नौकरी हासिल कर लें तो हमारी माताएं या हमारी माँ खुश हो जाती हैं। सही बात है, लेकिन एक बात बताइए, एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ हासिल किया है, संघ में रहते हुए भी पूरे देश में संघ का प्रचार किया, फिर भाजपा में आए तो भाजपा के प्रचारक हुए, अलग अलग पदों पर रहे, गुजरात जैसे राज्य के मुख्यमंत्री बने 3 बार, और फिर देश की इस बार जो चुनाव हुए थे 2014 में, पहले उसकी कमेटी में रहे, चुनाव प्रचार अभियान समिति के प्रमुख के तौर पर। उसके बाद फिर देश के प्रधानमंत्री बने। क्या 15 साल, 20 साल, 25 साल के दौरान एक बार भी आपके मन में ख्याल या ये महत्वाकांक्षा नहीं जागी होगी कि आपको देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए? और जो माहौल, जो सिनारियो हम देखते आ रहे हैं, उसमें एक चीज़ साफ तौर पर नज़र आती है कि जितना भाजपा वालों को आपको प्रधानमंत्री पद के लिए प्रमोट करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी, उससे ज़्यादा उस वक्त का माहौल ऐसा बना दिया गया था कि आप ही एकमात्र विकल्प थे, आप ही देश के चेहरे थे, आपसे ही देश को उम्मीद थी। आपसे सभी युवाओं को, सभी लड़कियों को, बालिकाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को और देश के तमाम सारे व्यापारियों को, अलग अलग वर्ग के लोगों को बहुत उम्मीदें थी। आपका चेहरा था जिसके दम पर अब की बार मोदी सरकार का नारा दिया गया था, और फिर उस चेहरे के दम पर ही बीते 5 सालों से भी सरकार चली आ रही है। तो महत्वाकांक्षा तो जाग सकती है, जागी भी होगी, लेकिन आपने उसका जवाब नहीं दिया। इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे सवाल हैं जिन पर बातचीत की जा सकती है, लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे इंटरव्यू से कुछ सवाल निकलते हैं या कुछ ऐसे बिंदु निकलते हैं जिन पर भी विचार किया जाना ज़रूरी है। प्रधानमंत्री जी, गैर राजनीतिक इंटरव्यू तो ठीक है ये, लेकिन राजनीति में आप हैं, आप देश के प्रधान सेवक हैं, प्रधानमंत्री हैं, और आपके मुंह से निकली हुई हर एक बात देश की सरकार के मुंह से निकली हुई बात होती है। आप देश की नीतियों का बखान करते हैं, आप भावी योजनाओं का बखान करते हैं, आप
अपने विज़न का बखान करते हैं कि देश आने वाले 5 सालों में कहाँ होगा, देश बीते 5 सालों में कहाँ तक आया है, तो आप गैर राजनीतिक बात करें, ये शब्द ही यहाँ पर सटीक नहीं बैठता है। तीसरी बात, अक्षय कुमार ने जो इंटरव्यू लिया गैर राजनीतिक कैसे हुआ? उस इंटरव्यू में बहुत सारी ऐसी बातें निकलकर सामने आई, चाहे वो उनके 3.5 घंटे सोने की बात हो, चाहे उनके दूसरे दलों के राजनेताओं से संबंध की बात हो। एक तरफ प्रधानमंत्री बंगाल में रैली करने जाते होंगे, या छत्तीसगढ़, या कहीं भी किसी भी राज्य का उदाहरण ले लें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहाँ की सरकार पर हमला बोलते ही हैं, कहते हैं कि अब इन्हें हटाइए, हमें लाइए, दीदी घबरा जाती हैं इसलिए वो रैलियां रोक देती हैं, हमारी रैलियों को अनुमति नहीं देती। इससे बहुत सारे बयान लगातार सामने आते हैं। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आपके संबंध सबसे बहुत अच्छे हैं, आपके लिए ममता दीदी मिठाई भी भेजती हैं, 1-2 कुर्ते भी भेजती हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वो भी आपके लिए मिठाइयाँ भेजती हैं। गुलाम नबी आज़ाद जो विपक्ष के नेता हैं, उनसे आपके बड़े पारिवारिक और मधुर संबंध हैं। तो इससे क्या साबित करना चाहते हैं आप? इससे आप ये साबित करना चाहते हैं कि बाकी सभी से आपके रिश्ते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाकी नेता जो हैं वो राजनीति के लिहाज से ठीक नहीं है। जाहिर सी बात है, जब हम एक क्षेत्र में सक्रिय होते हैं तो चाहे वो मीडिया का क्षेत्र हो, चाहे वो कारपोरेट का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, या वो राजनीति का क्षेत्र हो, सभी से हमारे सामान्य संबंध जो है वो मधुर ही होते हैं। राजनीति में भी कोई किसी का कट्टर दुश्मन नहीं होता, हर आदमी तलवार लेकर एक दूसरे के पीछे नहीं भागता है। चुनावी रैलियों में राजनेताओं का रूप अलग होता है, पर्दे के पीछे, सदन में कैमरे ऑफ होने के उसके प्रीमाइसेस में बाहर, वहाँ पर राजनेताओं का रूप अलग होता है। आप सभी कार्यक्रमों में मिलते होंगे, एक दूसरे के जो विवाह समारोह होते हैं, नेता के पुत्रों की शादियाँ, पुत्रियों की शादियाँ, किसी का कोई छोटा मोटा इवेंट, किसी कोई छोटी मोटी लॉन्चिंग, वहाँ जाते ही होंगे। सबके संबंध मधुर हैं, इसमें कोई अनोखी और नई बात नहीं है। तीसरा, अक्षय कुमार इस इंटरव्यू को ले रहे हैं और इससे पहले देश के कई सारे मीडिया हाउसेस के जो प्रस्तोता हैं, रिपोर्टर्स हैं, एंकर्स हैं, उन्होंने भी इंटरव्यू लिए हैं। क्या लगता है अक्षय कुमार ने ही ये इंटरव्यू क्यों लिया? हम सब ये बात भी जानते हैं कि अक्षय कुमार देश के एक जाने माने कलाकार हैं, बहुत सारी फिल्में उन्होंने प्रेरणा देने के लिए बनाई हैं, लेकिन उनका झुकाव हमेशा से सरकार की तरफ रहा है, या नहीं भी रहा हो, प्रधानमंत्री की तरफ भी ना हो भले, लेकिन अक्षय कुमार क्या एक अधिकृत व्यक्ति हैं इस इंटरव्यू को लेने के लिए? क्योंकि इंटरव्यू लेने का अधिकार बनता किसका है? इंटरव्यू लेने का अधिकार उसका बनता है जो या तो पत्रकार है और किसी चैनल का प्रमोशन करता है, किसी चैनल के चेहरे के रूप में आपके सामने आता है, या कोई फिल्म बन रही है जिस फिल्म में सभी किरदार काल्पनिक हैं और ये एंकर भी काल्पनिक है, या क्या ये किसी चैनल, चाहे वो मनोरंजन का चैनल हो, चाहे वो जानकारी देने का शिक्षा का चैनल हो, या वो न्यूज़ का चैनल हो, उसके अधिकृत व्यक्ति हैं। क्योंकि जो इंटरव्यू पूरा हुआ है उस इंटरव्यू में एक कैमरा ऊपर चल रहा है जो शायद ड्रोन है, 2-3 कैमरे साइड एंगल से चल रहे हैं, एक कैमरा सामने से चल रहा है, जब प्रधानमंत्री चलते हैं उनके आगे पीछे भी चल रहे हैं, यानी करीब 4 कैमरे और एक ड्रोन इसकी पूरी शूटिंग में लगा हुआ है, इसकी एडिटिंग हुई है, इसके पीछे एक बड़ी टीम है। केवल अक्षय कुमार अकेले उठकर अपने घर से जाकर 2 कैमरामैन पकड़ के गए, बैठे और इंटरव्यू लेकर नहीं आ सकते हैं। प्रधानमंत्री के बंगले पर इसकी तैयारियां की गई, 1 घंटे का इंटरव्यू है, लेने में कम से कम 2 से 3 घंटे का समय लगा ही होगा। तो अक्षय कुमार अकेले इस पूरी पिक्चर के हीरो नहीं हो सकते। लिहाजा क्या चुनाव आयोग को इस तथ्य की पड़ताल नहीं करनी चाहिए कि इंटरव्यू किन ने प्रेरित किया, किनके द्वारा किया गया, कौन इस इंटरव्यू को कंडक्ट करने वाली एजेंसी के तौर पर काम कर रहे थे, और अगर उसकी जानकारी सही पाई जाती है तो क्या उसके ऊपर एक्शन, या उनके खाते में, प्रधानमंत्री के खाते में जोड़ दीजिए इसका खर्च, अक्षय कुमार के खाते में इसका खर्च जोड़ दीजिए, क्या खर्च नहीं जोड़ा जा सकता भाजपा के खाते में जोड़ दीजिए, इस पर भी सोचना चाहिए। कुल मिलाकर ये जो पूरा इंटरव्यू हमारी नज़र में है, ये एक पब्लिसिटी का स्टंट है, इमेज बिल्डिंग का एक जरिया है, जो शायद किसी PR एजेंसी द्वारा, जो चुनाव के तौर पर अक्सर सक्रिय होती है, उनके द्वारा किया गया है। अक्षय कुमार सिर्फ इसके किरदार थे जिन्होंने वही सवाल पूछे जो शायद उस एजेंसी द्वारा उन्हें उपलब्ध कराए गए थे। और फिर भी यदि आप सब लोग इस इंटरव्यू को गैर राजनीतिक मानते हैं तो फिर ये मान लेना चाहिए कि इस देश में जो हो रहा है वो सब कुछ गैर राजनीतिक है। नमस्कार। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।